हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आपका एसेट आदित्य सिंह और आपके लिए हाजिर हूं क्लास 10th की हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 2। इसका ये जो है थर्ड पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का आंदोलन किस तरह से फैल रहा था। 1921 के 22 के फरवरी में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद आज हम लोग कवर करेंगे द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो नमक का जो दांडी यात्रा हम लोग सुनते हैं वो वाली बात, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा की और किस तरह से लोगों ने अपने कदम बढ़ाए, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। तो देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिट द नेशन। महात्मा गांधी को लगता था कि देश को एकजुट करने के लिए नमक जो है एक शक्तिशाली सिंबल के रूप में है। On 31 January 1930, he sent a letter to Irving starting 11 demands. उन्होंने 1931 जनवरी को वासराय में इरविन को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने 11 कुल डिमांड किए। कुल कितने डिमांड किए? 11। ये क्वेश्चन बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कितने डिमांड किए थे उन्होंने, तो उन्होंने 11 डिमांड किए थे। इनमें से अधिकतर जो इनकी डिमांड थे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, जनरली थी, लेकिन कुछ मांगे जो डिमांड थे वो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न प्रकार के इलाकों से सेक्शन से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मार्गों के जरिए, इन रास्तों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी लोग उनके साथ इस अभियान में शामिल हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो नमक को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता था, इसलिए नमक पर टैक्स वगैरह और उसके प्रोडक्शन पर जो गवर्नमेंटल या कॉलोनियल जाके इसमें अपना पावर दिखाते थे, इस पर कब्जा दिखाते थे, इसको जो है गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे ज़्यादा दमनकारी पहलू बताया था। बात करें महात्मा गांधी का जो है पत्र था, तो यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छेड़ देगी, और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तो इसके परिणाम में क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने अपने 78 जितने विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे वॉलंटियरों के साथ जो है नमक की यात्रा, ये जो है साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। यह अगर बात करें जो साल्ट मार्च था, लगभग साबरमती गांधी जी के आश्रम से बात करें तो 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजरात के एक तट पे कोस्ट के कस्बे पे जाकर खत्म होता था। गांधी जी की टोली में ने लगभग 24 दिन तक डेली 24 डेज तक 10 मील का सफ़र तय करते थे ये लोग। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, लोगों को बताया कि स्वराज का मतलब क्या है, और साथ ही साथ लोगों का आह्वान किया कि भाई लोग आए मिलजुल के और अंग्रेज़ों की जो ये सब नियम कानून है ये इनका शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी इनकी शांतिपूर्वक अहिंसा के साथ इनकी अवज्ञा करें। इसीलिए तो इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह जो नमक बनाना शुरू कर दिया ना, यह नियम के बिल्कुल खिलाफ था। किसके नियम के? ये जो ब्रिटिश जो रूल चल रही थी उसके नियम के खिलाफ था। तो यही से जो है सविनय जो अवज्ञा है उसका आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के मुकाबले में किस तरह अलग था, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि जो कॉलोनियल रूल्स थे हमारे यहाँ पे उनका भी उल्लंघन करने के लिए लोगों को आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग हो गई। पिकेटिंग लास्ट वीडियोस में हम लोग ने जाना था कि पिकेटिंग का मतलब कि जैसे किसी दुकान की पिकेटिंग का मतलब होता है कि उस दुकान तक जाने के लिए जितने रास्ते उनको रोक देना, बंद कर देना।
तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग हो गई। किसानों ने जो है लगान और चौकीदारी के टैक्स वगैरह को जमा करने से मना कर दिया। गांव में जितने भी कर्मचारी तैनात थे वो सब लोगों ने अपने अपने रिजाइन देने लगे। बहुत सारे संस्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो लोग थे वो जो फॉरेस्ट्री रूल था उनका भी उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने लगे और साथ ही साथ जो मवेशियों के चराने पे पाबंदी थी वो सब भी उसको चराने लगे। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उन सब में भी वो लोग जाके घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित होकर जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थे ना, ये सब लोगों ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर बहुत ज़्यादा हिंसक टकराव भी हुए थे। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित जो साथी थे अब्दुल गफ्फार खान, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो जो भीड़ थी वो गुस्सा जाती है और सशक्त रूप से जो बख्तरबंद गाड़ियां थीं और जो पुलिस इनकी गोलियों का सामना करते हुए ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। बहुत सारे लोग मारे भी गए। महीने भर लगभग जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल लेबर थे उन लोगों ने अंग्रेजी शासन का जो प्रतीक पुलिस चौकी वगैरह, नगर पालिका के जो भवन थे, अदालत थे, रेलवे स्टेशन थे, इन सब जगहों पे हमला करना शुरू कर दिया। डर के मारे जो सरकार ने जो है दमन का रास्ता अपनाया, मतलब इन लोगों को दबाने का, पीटने का, मारने का, सब कुछ साम दाम दंड भेद हर प्रकार का दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही पर हमले किए गए और औरतों और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से अपना ये आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले जो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज जिसको कहा जाता है, गोल मेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेने के लिए अपनी एग्रीमेंट कर दी थी कि भाई हम आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो गोल मेज सम्मेलन था उसका एक बार कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, इसको बाइकआउट कर चुकी थी। इसके बदले सरकार जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर भी राजी हो गई कि हाँ ठीक है, चलो गांधी जब इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भाई वो कर रहे हैं तो मानी वो हमारी शर्तों को स्वीकार करते हैं। तो इस वजह से जो कैदी थे उनको छोड़ने पर भी जो गवर्नमेंट थी वो राजी हो गई, तैयार हो गई। 1931 के दिसंबर में बात करें तो जो सम्मेलन था गांधी जी उसके लिए लंदन गए। यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया, एक नया तरीका अपना लिया लोगों को परेशान करने का। गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे उस समय। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कि ये हमारे मतलब कानून के खिलाफ में है, इसलिए इसको कर दिया गया था गैर कानूनी। सभाओं और प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसी कोई भी एक्टिविटी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। भारी आशंकाओं के बीच में अगर बात करें महात्मा गांधी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक यह आंदोलन चला लेकिन 1934 तक आते आते इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो एक फिगर है आप लोग देख सकते हैं, फिगर नंबर 7। इसमें नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनके साथ 78 हेल्प जो इनके साथ खड़े थे लीडर्स वो सब भी गए थे। रास्ते में तो हजारों लोग इनके इस यात्रा से जुड़ते चले गए। फिर फिगर नंबर 8 में देखिए सत्याग्रहियों पर किस तरह से हमला होता है 1930 में। और फिर बॉक्स 1 में आपको बताया गया है कि जो टू द एल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट अवर यूथ हैज इंसेंस, यानी कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है हमारे देश में, इसमें हम लोग यानी जो युवा हैं ये अपनी युवापन को, अपने एज को कुर्बान करने आए हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता है। 1928 में दिल्ली इसमें जो फिरोज शाह कोटला मैदान थी में जो बैठक हुई थी उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है जिसको HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में कौन कौन से लोग थे? भगत सिंह थे, जतिन दास, अजय घोष भी शामिल थे। देश के अगर अलग अलग भागों में देखें हम लोग तो HSR ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बम फेंका था। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया गया था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर्स थी। अपने मुकदमे के दौरान ही भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति जो है मानव जाति का जन्मजात अधिकार होता है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक होता है।
जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना के लिए जो श्रमिक वर्ग है वो उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका खुशी खुशी से स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना जो यूथ है, जो हमारा यूथ एज है, उसको हम लोग कुर्बान करने लाए हैं। ऐसे क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े बड़े त्याग करना भी बहुत कम है। हम सेटिस्फाई हैं और क्रांति के लिए आगमन की उत्सुकतापूर्वक एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान है 6 जून 1929 दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जो है जगमोहन सिंह चमनलाल से ये सब लिया गया है। तो ये जब उनको फांसी वगैरह हो रही थी, कोर्ट में थे वो, तो इस तरह से उन्होंने अपना इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं। सिविल नाफरमानी की बात करें या फिर जो कि सविनय अवज्ञा की बात करें, तो इसमें जितने भी विभिन्न सामाजिक समूह जो थे वो कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो देखिए, गाँवों में जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे गुजरात के पटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे, तो व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से ये लोग बहुत परेशान थे। जब इनकी नगद आय खत्म होने लगी तो सरकारी लगान चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो सरकार लगान कम करने को भी तैयार नहीं थी। चारों तरफ जो है अनसेटिस्फेक्शन, असंतोष था। संपन्न किसान जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किए। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार ऐसे सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर भी किया जिनकी इच्छा नहीं थी कि हम लोग चलें, सबको बाइकआउट करें, ये वो उनको। और जो लोग नहीं मानते थे उनको ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया गया। इनके लिए स्वराज की लड़ाई जो है भारी लगान के खिलाफ थी, ठीक है। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना ही आंदोलन वापस ले लिया गया तो उनको बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि ये लोग इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ कि 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, कह रहे कुछ होता है ही नहीं, जब देखो तो बस पार्टिसिपेट करो, उसके बाद बीच में कोई ना कोई छोड़ लेता है। जैसे गांधी जी ने 2 बार इसको वापस ले लिया। तो इन सब बातों के कारण बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गरीब किसान केवल लगान में कमी ही नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदार से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। तो महामंदी लंबी हो गई थी और बहुत ज़्यादा नगद जो आमदनी थी वो भी बहुत गिरने लगी थी। जो छोटे पट्टेदार थे वो सब ज़मीन का किराया चुकाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। पट्टेदार का मतलब होता है जो दूसरों से खेत लेके खेती करते हैं, ठीक है, पट्टेदार। वे चाहते थे कि इनकी ज़मीनों का जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल टाइप्स, रेडिकल मतलब मार काट वाला, आप लोगों ने देखा ना, 3 तरह के लोग होते हैं सोशल में हमारे, रेडिकल वाले, लिबरल वाले, कंजर्वेटिव वाले। तो रेडिकल टाइप के जो मूवमेंट थे उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अक्सर जो है इनका जो नेतृत्व होता था वो समाजवादियों और कम्युनिटियों के हाथ में होता था। अब बात करें अमीर किसानों की और ज़मींदारों की नाराज़गी के डर के कारण कांग्रेस जो है भाड़ा विरोधी जैसे भी आंदोलन, यानी कि जो ये सब टैक्स वगैरह लिए जाते हैं पट्टेदारी का, जो ज़मीन के कोई लिया करने के लिए तो उसका कुछ पैसे भी लेता था। तो इस तरह का जितने भी आंदोलन थे ना, इनका समर्थन देने में बहुत हिचकिचाती थी कांग्रेस, क्योंकि जो अमीर किसान थे जो अपनी ज़मीनों को दिया करते थे, इन सब से वो लड़ाई नहीं करना चाहती थी और थोड़ा पता नहीं किस तरह से बहकाती थी। इसी कारण जो गरीब किसान और कांग्रेस के बीच में संबंध जो थे वो जो है अनिश्चित थे, कभी अच्छे थे और कभी बुरे होते थे। तो नेक्स्ट है, देखिए व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय, बात करें हम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो भारतीय व्यापारी थे और जो उद्योगपति थे उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा कमाया था और वे बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रांग हो गए थे, उनके पास पावर्स आ गए थे। तो अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी जितनी भी कॉलोनियल नीतियाँ थी उन सब का विरोध किया, जिसके कारण उनकी व्यवसायिक जो बिजनेस है उनमें कोई रुकावट आ जाए। तो वे विदेशी वस्तुओं के आयात से जो है अपनी सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग जो विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे कि आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को अगर बात करें संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, जिसको इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी, और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नाम से जाना जाता है, इसका गठन किया गया।
पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जो है GD बिरला जैसे माने जाने बिरला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये दोनों लोगों के जैसे माने जाने जो उद्योगपति थे, इनके लीडरशिप में जो जितने भी भारत के उद्योगपति थे, सबकी जो अर्थव्यवस्था और जो कॉलोनियल कंट्रोल था, ये सब लोगों ने मिलकर विरोध किया। पहले सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका समर्थन किया था। इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी और जो आयातित वस्तुएं थी इनको खरीदने या बेचने से मना भी किया था। ज़्यादातर जो व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग में देखते थे जहां कारोबार और जो कॉलोनियल रूल थे जिसकी वजह से हमारे ऊपर रोक लगी थी, ये सब नहीं रहेंगे। ऐसा ये लोग सोचते थे कि ऐसा युग आ जाए। व्यापार और उद्योग की बात करें तो ये ठीक से हमारे अच्छे से विकसित होंगे, ऐसा ये लोग मानते थे। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, गोलमेज सम्मेलन, इसकी अनसक्सेस के बाद जो व्यवसायिक संगठन का जो उत्साह था ना, ये सब भी बहुत ज़्यादा मंद पड़ गया था। इन्हें जो है उग्र गतिविधियों का भी डर सताने लगा था। ये लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डर गए थे। औद्योगिक श्रमिक की बात करें अगर हम लोग इंडस्ट्रियल लेबर की, तो इसने जो है इस सेक्शन ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल के जो कांग्रेस लोग जो है नज़दीक आ रहे थे कांग्रेस के, मजदूर कांग्रेस से भागने लगे थे, मतलब छिटकने लगे थे। मेंबर जो भी थे उसमें जुड़े हुए कांग्रेस में सब निकलने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवाद विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे के जो कामगार थे और जो 1932 में जो गोदी कामगार थे, इन सब की हड़ताल की गई। 1930 में छोटा नागपुर के जो टिन खाने थे उसमें हजारों मजदूर ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में पार्टिसिपेट किया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में जो है मजदूर की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति हैं वो आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें औरतों ने भी बहुत बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों की उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी, हजारों औरतें चली जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर जो ऊंची जातियों की महिलाएं थी, ये सब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी, जबकि गाँव इलाकों में जो पूरी तरह से संपन्न परिवार थे, इनकी जो महिलाएं थी आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद अगर बात करें तो औरतों की राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगता था। और सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था, क्योंकि औरतों को क्या प्रॉब्लम था, सारा प्रॉब्लम तो आदमी लोगों को था ना। तो गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रहती थी। कांग्रेस को उसके प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है कि 1819 से क्या हुआ था। बाबा रामचंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को क्या करते हैं, संगठित करते हैं। 1919 अप्रैल में रॉयल एक्ट के खिलाफ गांधीवाद हड़ताल होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनवरी 1921 में असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन शुरू होते हैं। फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड होता है, जिसमें गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है, जो कि 2 वर्ष से चला आ रहा था, और हथियारबंद जो है आदिवासी संघर्ष समाप्त होता है क्योंकि उनको फांसी दे दी गई थी। और 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस जो कि पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में अम्बेडकर दलित और जो सेक्शन था एसोसिएशन, उसका जो है स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी जो है दांडी नमक जो यात्रा थी उसमें कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो कौन सा नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, वही जो अपना पानी उबाल के उस समुद्र का पानी नमक निकालने लगते हैं। तो ये तो कानून का उल्लंघन था ब्रिटिश के हिसाब से, तो ये वाला उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर लेते हैं। 1931 मार्च में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं फिर से, और फिर दिसंबर 1931 में दूसरा जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में सविनय अवज्ञा का जो मूवमेंट था फिर से स्टार्ट हो जाता है।
फिगर नंबर 9 आप देख रहे हैं, इसमें इस जुलूस में जो है औरतें भी शामिल हैं और ये फर्स्ट टाइम था जब वीमेन अपने लाइफ में पहली बार अपने घर से बाहर निकलकर जो है सार्वजनिक वाले प्लेस में आई थी, इस क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को देख सकते हैं, उनकी गोद में लिए हुए बहुत सारी ज़्यादा उम्र की वाली औरतें और माँओं ने भी इस जुलूस में पार्टिसिपेट किया था। तो अब देखेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा की सीमाएं। The limits of civil disobedience. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who formed around the 1930s, had begun to call themselves Dalit और oppressed. यानी कि एक सामाजिक जितने भी समूह थे वो सब लोग स्वराज की धारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक राष्ट्र जो है, समूह जो है राष्ट्र का, वो अछूतों का था, अनटचेबल का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न मानने लगे थे और कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवाद और जो हिंदू सनातन पंथियों से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि सबका मिलजुल के पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उन्होंने जितने भी अछूतों को, अनटचेबल को यानी हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं का समान अधिकार उनको दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। मैला ढोने वालों के काम के प्रति उनका भी समाज में इज्जत होना चाहिए। भाई काम तो करते हैं, भले वो चाहे जैसा करो, उनकी भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। महात्मा गांधी ने खुद ही शौचालय साफ करने लगे, जिससे कि उन लोगों के प्रति भी प्रतिष्ठा देना कम ना हो जो कि ये सब साफ करते हैं। इन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया महात्मा गांधी ने, और अपना हृदय परिवर्तन करके जो ये छुआछूत का है, ये सब पाप वगैरह, इसको छोड़ने के लिए कहा। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे और जो समुदायों की समस्याओं का अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक जो अपंगता है, विकलांगता है, इनकम्प्लीटिटी है, ये सब केवल और केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है, पॉलिटिकल इम्प्रेशन से ही दूर हो सकता है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर में यह बात जो है खासतौर से दिखाई देती है, जहां पर इनके संगठन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को जो है दमित वर्ग एसोसिएशन एंड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की जो मांग थी उनको मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में जो उनकी एकीकरण की प्रक्रिया है वह धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर कर देते हैं। इससे जो है दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में भी आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि अगर देखें तो हम लोग मतदान जो है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थी उसको जो है कांग्रेस हमेशा शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाया था, और सहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने पर के बाद जो मुसलमान थे उनका एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक की बात करें अगर, तो इसके मध्य से ही जो कांग्रेस थे हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखाई देने पड़ते थे। मतलब लोग इन लोगों से ज़्यादा जुड़े हैं कांग्रेस लोग। जैसे से हिंदू मुसलमानों के बीच में संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे क्या हुआ कि कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो टकराव थे और जो दंगे थे वो होने लगे। हर दंगों के साथ जो है दोनों समुदायों के बीच फासला जो है बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद जो बातें थी वो प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे कि भाई कौन हमारा लीडर बनेगा। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली, जिनका कहना था कि अगर मुसलमानों को
केंद्रीय सभा में अगर हम लोग रिजर्व सीटें दी जाएँ तो मुस्लिम बहुत सारे जगहों पर स्टेट में, जैसे बंगाल पंजाब में मुसलमानों की आबादी को अनुपात में बहुत अच्छे से लीडरशिप दिया जाए तो मुसलमान जो है मांग छोड़ने के लिए, निर्वाचिका की अलग अलग जो मांग है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो भाई लीडरशिप के सवाल पर यह बहस बहुत ज़्यादा चल ही रहा था कि 1928 में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा करना शुरू कर दिया और उसके बाद इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच में बहुत ज़्यादा संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से जो भी मुसलमान कट गए थे उनका बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, मतलब मिलजुल के स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं था, मूवमेंट के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में, नॉन मॉनेटरी के रूप में जो है मुसलमानों की हैसियत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यक यानी जो मॉनेटरीज के लोग हैं इनकी जो संस्कृति है और जो पहचान है वो खो जाएगी। तो एक फिगर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिगर नंबर 10 है। फिगर नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हैं। ये कहाँ पर हैं? सेवाग्राम आश्रम वर्धा, 1935 की ये पिक है। उसके बाद इसमें सोर्स जी में आपको बताया गया है कि 1930 में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल ने जो है मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज वाली पॉलिटिक्स की रक्षा के उद्देश्य से जो है अलग से निर्वाचिता पर एक बार फिर से जोर दिया। ऐसा माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की जो मांग थी उसके लिए आवाज़ उठी। बौद्धिक औचित्य तो उनके इस बयान से उपजा था कि उन्होंने इस प्रकार से कुछ बातें कही थी, मतलब स्पीच दिया था कि मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थाई सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पे अगर भारतीय मुसलमान को उसके अपने होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से संस्थानों का सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार मेरा यह दायित्व है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनके जो है उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन है और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है। इस प्रकार मेरी मौजूदगी जो चेतना है उससे पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक के रूप में समो दिया है, मतलब मिला दिया है। ऐसे में अपने उच्चतम आयाम की ओर अगर मैं बात करूं, भारत जैसे देश के भीतर समुच्चय के पूरे लोगों का एक अच्छे से निर्माण के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की भी इकाइयां भूभागों में बटी नहीं हुई हैं। भारत के सामुदायिक जो समूह हैं उनको मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की तरफ से जो भी उठ रही मांग वो बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि अलग से निर्वाचिकता होनी चाहिए, हाँ, राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत होनी चाहिए, क्योंकि वो मानता है कि जो राष्ट्र शब्द है इसका मतलब होता है कि सार्वभौमिक यानी सम्मिश्रण, सब प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, जिसमें किसी भी समुदाय की इकाई को अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता है कि नहीं एक ही का है, ये पूरा सबका है भाई, बराबर बराबर सबका है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत जो है नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर से पंजाब में और कई प्रांतों में इनकी संख्या बहुत कम है, ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग निर्वाचिका को बनाए रखने के लिए हमारी बेचैनी का क्या अर्थ है। तो यह जो है जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी जो है स्पीच 1930 में दी थी। तो ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी का हम लोग चैप्टर इसका 4th पार्ट देखेंगे हम लोग, सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके बाद थोड़ा सा ही बाकी रहेगा इसमें।
तो ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी हम लोग बहुत सारे चैप्टर की इसमें वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। सब बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है, आपको कहीं भी इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।